हेलो। हम डिस्कस कर रहे थे गवर्नर जनरल और उनकी कॉलोनियल पॉलिसीज, उनकी प्रवासीय नीतियां। इस क्रम में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सर वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, जो पहले गवर्नर जनरल थे, जिनका टाइम पीरियड था 1774 टू 1786, 1774 से लेकर 1786 तक। उनके टाइम पे कौन कौन सी पॉलिसीज आई थी शायद आप लोग को याद होगा। सबसे पहले जो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। देन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ। रोहिल्ला वॉर 1774। देन सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो खत्म हुआ किस संधि के साथ? ये खत्म हुआ था मंगलौर की संधि के साथ। देन फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो खत्म हुआ था सालबाई की ट्रीटी के साथ या सालबाई की संधि के साथ। देन इसमें क्या हुआ था? इसके बाद 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी विलियम जोन्स द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इस समय हुई थी। इसलिए अगर कभी ये सवाल आता है कि न्यायिक सेवा का जन्मदाता, जुडिशरी सिस्टम जो था, उसको न्यायिक सेवा की जन्मदाता किसे कहा जाता है? फाउंडर ऑफ जुडिशरी सिस्टम, वो थे सर वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि उन्हीं के समय में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। अब उसके बाद जो गवर्नर आए, जब पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। उसके बाद 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया गया। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया गया तो इनका टाइम पीरियड 1786 से 1793 तक रहा। इनके टाइम पे सबसे पहली पॉलिसी जो आई थी दैट इज थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। क्या हुआ था सबसे पहले? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ तो टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का शासक बन चुका था। मैसूर का जो अब किंग था वो टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान के दोनों उसके जो विवाद चलते थे वो मराठाओं से और निजाम से चलते थे। तो मराठा और निजाम टीपू सुल्तान से कहीं ना कहीं परेशान थे। तो इन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस की हेल्प ली और इसकी मदद इन तीनों ने मिलकर, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस जानता था किसी भी तरह से कि मैं कोई भी ऐसा तरीका बताऊं। वो ये कह रहा था कि फ्रांसीसियो से टीपू सुल्तान की दोस्ती है और टीपू सुल्तान ने साबित भी किया था। जैकोबिन क्लब का वो मेंबर बना। इन सब चीजों से लेके उसने एक षड्यंत्र रचा और श्रीरंगपट्टनम के किले को घेर लिया। और उसके डर के, टीपू सुल्तान को इन तीनों के डर के कारण उसे अपना आधा राज्य देना पड़ा। काफी क्षति हुई से, काफी पैसे देने पड़े और क्षतिपूर्ति तक, मतलब जब तक उसका पूरी रिकवरी नहीं हो जाती उसके बच्चों को किडनैप भी कर लिया गया था। तो ये सब चीजें जब हुई थी तो ये खत्म हुआ श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी के साथ। तो सवाल अगर आता है कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इट हैपेंड ड्यूरिंग द एरा ऑफ, और 4 गवर्नर के ऑप्शन में नाम आ जाते हैं, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस की नीतियों में अगर इसे आप देखेंगे तो आपको अगर एक शॉर्ट नोट लिखने को आता है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध या थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है तो आप इसे लिख सकते हैं। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम which started in 1790 and 1792 में खत्म हुआ with the treaty of श्रीरंगपट्टनम। Now second thing was the most important thing which was brought by, ये सवाल कई बार आया हुआ है कि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किस गवर्नर द्वारा लाई गई थी? Who brought the permanent settlement system? In Bengal, he was a Lord Cornwallis। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में आया था या स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था आई थी। क्या थी स्थायी बंदोबस्त? ये टैक्सेशन सिस्टम था जो लैंड पे लगाया, जमीन पे लगाया जाता था। तो इसने बाद में एक तरह से क्या किया गया, रीऑर्गेनाइज किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट को या स्थायी बंदोबस्त को। पहले मुगल शासन में किस तरह से टैक्स दिया जाता था कि जो छोटे छोटे किसान होते थे, स्मॉल फार्मर्स या कल्टिवेटर्स, है ना, जो खेतों को जोतते थे, तो वो लोग जब खेती करते थे तो वो लोग एक टैक्स जमींदार को दिया करते थे और जमींदार से जो मुगल्स का जो कलेक्टर होता था, जो उस टैक्स को कलेक्ट करता था, वो उस टैक्स को ले लिया करता था। ये पुराना मुगल सिस्टम था। कॉर्नवालिस ने जमींदारों को किनारे किया और उसने अपने ऑफिसर्स वहां पे रख दिए जो कंपनी के ऑफिसर्स थे। जब उसने वहां रख दिए तो किसी भी दाम पे या कोई भी टैक्स वसूला जाएगा, जिससे पूरे बंगाल में क्या फैल गया? करप्शन फैल गया, क्योंकि किसानों को शोषण भी हो रहा था, उन्हें उतने पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे। और वो पैसे कौन? ये करप्ट ऑफिसर्स कर रहे थे।
तो इससे पूरे बंगाल में अराजकता और भ्रष्टाचार का माहौल फैल गया। मतलब होल बंगाल इट वाज सराउंडेड बाय द चाउस एंड द करप्शन। जब ये फैल गया तो ये चीज लॉर्ड कॉर्नवालिस को समझ में आई और वो फिर से पुराने सिस्टम में गए और जमींदारों को उन्होंने फिर इकट्ठा किया और उसने ये सोचा कि अब टैक्स जो होंगे जमींदार ही कलेक्ट करेंगे, किसानों से टैक्स जमींदार ही कलेक्ट करेंगे और टैक्स कलेक्ट करने के बाद उसका जो होगा 90% हिस्सा वो ब्रिटिश सरकार के खाते में जाएगा और 10% हिस्सा जमींदार होंगे। इसका बहुत नुकसान भी हुआ क्योंकि शुरू में जब जमींदार थे तो कई बार सूखा या अकाल पड़ जाता था, फेमाइन। अब 1770 में बंगाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा जिससे कई छोटे किसान वो टैक्स या लगान कह सकते हो टैक्स नहीं दे पा रहे थे और कई जमींदारों का भी इसमें नुकसान हुआ कि कई जमींदार अगर समय पे वो टैक्स नहीं जमा कर पाते थे तो उसकी वजह से उनकी जमीन भी हड़प ली जाती थी, उनके लैंड में भी कैप्चर हो जाता था। तो इस व्यवस्था में शुरू में तो उसके बहुत से नुकसान हुए। 1770 में कई आबादी भूखमरी से मर गई, कई जुलाहों ने अपने अंगूठे काट लिए। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जब फिर से प्रॉस्परस होने लगे, धनी होने लगे जमींदार, करप्शन भी फैलता गया, धीरे धीरे सिस्टम आगे बढ़ने लगा। 1770 के बाद धीरे धीरे सिस्टम आगे बढ़ने लगा और 1793 में यही सिस्टम जो था इसी को कॉर्नवालिस ने क्या कहा था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट। तो ये था स्थायी बंदोबस्त। सवाल ये बिल्कुल आ सकता है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को समझाइए, या फिर 4 ऑप्शन में आपको आ सकता है स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लाई गई थी। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज था वो था एडॉप्शन ऑफ द कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड जो था ये शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। कॉर्नवालिस कोड it was based on the separation of the powers. It was based on the separation of power. शक्तियों का अलग होना है, पृथक्करण। तो शक्तियों के पृथक्करण में अगर उस तरह में देखा जाए टैक्स सिस्टम को और जुडिशियल सिस्टम को, दोनों को अलग कर दिया गया था। मतलब कि अगर कर प्रशासन और न्यायिक प्रशासन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है। और कॉर्नवालिस ने उसी समय इंट्रोड्यूस किया था सिविल सर्विसेज को, या उस समय इसको कहा जाता था आईसीएस। तो यही सवाल आता है कि सिविल सर्विसेज के जन्मदाता या पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। न्यायिक सेवा के जन्मदाता वॉरेन हेस्टिंग्स थे और सिविल सेवा के जन्मदाता जो थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कहा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आईसीएस की परीक्षा के उन्होंने प्रस्ताव दिया था, हालांकि बहुत बाद में, ये 1853 उसके बाद से इंडिया में होना शुरू हुई थी, ठीक है। लेकिन पहले ये परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था। इसके बारे में बात करेंगे कि भाई इसमें कई लोग सफल भी हुए, सुभाष चंद्र बोस सफल हुए, सत्येंद्रनाथ बोस सफल हुए, ठीक है। ये सवाल आता भी है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी सफल हुए। अरविंद घोष, इसमें पहले घुड़सवारी की भी परीक्षा हुआ करती थी, तो अरविंद घोष लिखित एग्जाम, रिटन एग्जाम तो पास कर गए थे लेकिन हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी की परीक्षा पास नहीं कर पाए थे। तो ये बात की बात है। तो आईसीएस सिविल सर्विसेज का फाउंडर माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, एंड इन्होंने कॉर्नवालिस कोड लगाया जो सेपरेशन, पावर सेपरेशन पर आधारित था। टैक्स और जुडिशियल सिस्टम को अलग कर दिया गया। सिविल सर्विसेज के अंतर्गत पुलिस सेवाएं खोली गई, हर जिले में थाना बनाया गया, एक दरोगा रखा गया, कलेक्टर रखे गए जो कलेक्ट करेंगे टैक्सेस को। ये पूरा सिस्टम जो था टैक्स कलेक्शन का, ये लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ये सवाल आता है अगर हु वाज द फाउंडर ऑफ द पुलिस सर्विसेज और सिविल सर्विसेज, दोनों का फाउंडर जो थे वो कॉर्नवालिस थे। और इकलौते यही हैं जिनकी समाधि जो है वो गाजीपुर में है, गाजीपुर में है, मतलब इंडिया में है। तो ये सवाल जब आता है कि कौन से ऐसे गवर्नर जनरल है जिनकी समाधि भारत में है, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये सारी चीजें लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुई थी। तो प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स एंड सेकंड वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे सबसे पहली चीज जो हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का और पुलिस सेवा का जन्मदाता माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी 1793 में। इनके टाइम पे तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और इनके टाइम पे कॉर्नवालिस कोड आया था जो शक्तियों के पृथक्करण या पावर के सेपरेशन पे बेस्ड था।
टैक्स और ज्यूडिशियल को अलग किया गया और यूरोपियन सब्जेक्ट्स को भी ज्यूरिसडिक्शन में लाया गया। ज्यूरिसडिक्शन में यूरोपियन सब्जेक्ट्स को भी लाया गया और इनकी समाधि गाजीपुर में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दैट टाइम। उसको इंडिया के उत्तर ही बनते गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इसके बाद हम बात करेंगे सर जॉन शोर के बारे में, जो इसके बाद गवर्नर हुए। तो धीरे धीरे हम इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट गवर्नर जनरल और उनकी पॉलिसीज पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।